रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है डन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार मैं सिलेबस को ओपन कर लेता हूँ। ओपन में यहाँ पे मेरे पास वैलिडेशंस हैं, इसमें सारा कुछ हो चुका है, एवरीथिंग। कस्टमाइजेशन ये सब हो चुका है, वैलिडेशन समरी भी हो चुकी है, ये सारा हो चुका है। सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशंस पेंडिंग है, राइट? सर तो क्लाइंट साइड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ, स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट। तो अब विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। जी सर। तो मॉड्यूल नंबर 7 हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशंस पेंडिंग है। अब ये क्लाइंट साइड वैलिडेशंस क्या होती हैं, इसको कैसे करते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद हो कि जब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट कराई थी उसके अंदर मैंने वैलिडेशंस करवाई थी, आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशंस करवाई थी। एक सर्वर साइड वैलिडेशंस होती हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस होती है ना। तो हमने जो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लगानी है वो हमने लगानी है अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स का एसक्यूएल सर्वर ऑन होना चाहिए और वो कनेक्टेड होना चाहिए। जो हमने लास्ट एप्लीकेशंस बनाई थी वही एप्लीकेशंस कंटिन्यू चल रही है। चंडीगढ़ आईटी पार्क मैंने ओपन किया है, इस नेम से मेरे पास एप्लीकेशंस थी, इसमें हमने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना एप्लीकेशंस को रिफ्रेश वगैरह करके सिक्वल सर्वर जो भी था वो हम ओपन कर लेते हैं, एवरीथिंग। ये कंपनी रिकॉर्ड्स हैं, ये टेबल है जो हम यूज कर रहे हैं। एंड इस एप्लीकेशंस को मैं रन भी कर देता हूं। तो ये मेरे पास एप्लीकेशंस रन होगी। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्लाइंट साइड वैलिडेशन को समझने से पहले आप लोग इस फॉर्म को आउटपुट की फॉर्म में आप अपने ब्राउजर पर इसको ओपन कर लो ऐसे। अगर आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन समझना है तो इस फॉर्म की आउटपुट यहाँ पर आना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि मैं एक्चुअली में कराना क्या चाहता हूँ एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है। तो ये चीज अभी ओपन कर लीजिए, और ये काफी ज्यादा जो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो डेटा कंजप्शन होता है, जो सर्वर इसमें बिजी नहीं रहता, ये कंप्यूटर पे ही क्लाइंट की सारी वैलिडेशन हमारी चेक हो जाती है। तो इसके अंदर ये रही क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है। सो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस जो हम करने जा रहे हैं वो यूजिंग jQuery करेंगे। फर्स्ट नीड टू टेक अ रेफरेंस ऑफ टू जावास्क्रिप्ट फ्लाई फ्रॉम स्क्रिप्ट फोल्डर। जरूरी नहीं आपने स्क्रिप्ट फोल्डर बनाना है। अब स्क्रिप्ट फोल्डर ये ओल्डेस्ट तरीका था जब स्क्रिप्ट फोल्डर बनाते थे, बट अब लिब नाम से फोल्डर बनता है। 2022 जो विजुअल स्टूडियो है वो लिब नाम से फोल्डर बनाता है। अगर आपने क्लाइंट साइड सॉरी क्लाइंट साइड वैलिडेशंस करनी है तो उसके लिए आपके पास दो टाइप की jQuery फाइल्स होनी जरूरी है, एक jQuery.validate, एक jQuery.validate.min.js। ठीक है। ये सब क्या है आई विल एक्सप्लेन यू विद इन 2 मिनट। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, अपने कोड को निकाल लो जो ये फॉर्म है। ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूआरएल देखो, यूआरएल पे फोकस रखना प्लस इस फॉर्म पे रखना। मैंने यहाँ पे डियर क्लिक करा, मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो वो कहाँ पे जा रहा है, क्रिएट रिकॉर्ड पे जा रहा है। यानी कि देखो आपको क्लाइंट से समझ में आ रहा है, यानी कि जब मैंने उस पर क्लिक करा तो वो कहाँ पे गया, क्रिएट रिकॉर्ड पे गया। जब उसका फॉर्म उसने चेक करा मेरा फॉर्म वैलिड नहीं है तो उसका एल्स पार्ट चला, और जो एरर्स थे उसने क्या किया, वहां पे उसको डियर डिस्प्ले कराया। समझ में आया मैंने क्या कहा है? अब इसका ड्रॉबैक क्या है प्रणव अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, गलत है। इसका वैलिडेशंस का यह ड्रॉबैक है कि जब आपने इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली ही नहीं और आपने इस बटन पे क्लिक करा तो ये ब्लैंक इंफॉर्मेशंस को लेकर गया सर्वर पे। सर्वर पे वहां पे उसको क्रिएट रिकॉर्ड नाम का जो इसका एक्शन मेथड था उसको वो इंफॉर्मेशन मिली। उसने देखा कि मेरे कोई डेटा नहीं है, उसकी वहां पे वैलिडेशन चेक हुई। नताशा समझ में आ रहा है? उसकी जो वैलिडेशन है वहां पे वो क्या हुई, चेक हुई।
चेक होने के बाद उसने एक बैक रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को, रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को। जैसे होता है ना, क्लाइंट जो कस्टम यूजर होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। सेम एज लाइक हियर, मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर ने चेक किया कि यार वैलिडेट है नहीं डेटा, तो उसका रिस्पॉन्स दोबारा क्लाइंट पर आ गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डेटा ड्यूल कंज्यूमर कंजप्शन हो रहा है। हाउ कि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, मैंने क्लिक करा, सर्वर की वैलिडेशन चेक कर रहा है, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है, मेरा सर्वर बिजी है, हाँ बिजी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीका, ये तरीका होना चाहिए कि अगर मैं क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लगाऊं, इन्फॉर्मेशन मेरी क्लाइंट एंड पे ही चेक हो जाए कि क्या मैंने मिसिंग किया है सर्वर पे जाने के बजाय, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते थे डियर, इसके लिए अगर आप प्लेन वेब डेवलपमेंट में काम करें, किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करें, वहां पे हमें मैनुअल स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ती थी अपनी वैलिडेशंस के लिए, लिखनी पड़ती थी ना। बट आपको डॉट नेट टेक्नोलॉजी एक ऐसा फीचर देती है जो आपकी सर्वर साइड वैलिडेशंस हैं उनको आप क्लाइंट साइड वैलिडेशंस भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे, नताशा प्लीज बातें मत करें, प्लीज फोकस रखें इस पे। तो अगर यहाँ पे लिखा है मैंने लोकलहोस्ट 44317, मैं यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक, इसको हटा दिया, यहाँ पे इस पे क्लिक करा मैंने, राइट। अब आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट निकाल लें, निकालो जी इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ से आप नेटवर्क निकाल लें, इंस्पेक्ट एलिमेंट निकाल के यहाँ से आप नेटवर्क निकाल लें, ठीक है जी। अब आप क्या करो, इस बटन पे सेव बटन पे क्लिक करो, जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड एक्शन बन रहा है, यहाँ पे जा रहा है पेलोड पे, देखो ये इसका मतलब क्या है, ये सर्वर साइड है। बट अगर मेरे पास ये क्लाइंट साइड हो गई तो मेरे नेटवर्क के अंदर ये क्रिएट रिकॉर्ड नाम का जो एक्शन मेथड है जो सर्वर पे है वो नहीं दिखेगा, वो नहीं आएगा। और प्लस साथ में जो मेरा ये यूआरएल है क्रिएट रिकॉर्ड वाला, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। यानी कि जब आप क्लिक करोगे आपके पास वो क्लाइंट पे ही चेक करेगा, यानी कि ऐसे मेरे पास यूआरएल आएगा, वो क्रिएट रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आपका जब ये असेसमेंट्स होती है, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो आपने उसमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट साइड वैलिडेशंस, राइट। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए हमें अलग से क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए हमें अलग से कोड नहीं करना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली जो होता है, जो आपकी सर्वर साइड वैलिडेशंस आपने लगा रखे अपने मॉडल में। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, कंपनी रिकॉर्ड्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मैंने लगा रखी हैं, दिस इज आर डेटा नोटेशंस आप यूज, मैंने आपको बताई थी ना डेटा नोटेशंस, देखो कितनी मैंने डेटा नोटेशंस बता रखी हैं आपको, और मैंने कस्टम वैलिडेशंस भी करवाई थी आपको। ये ऑटोमेटिकली जो इसकी हेल्प से एचटीएमएल जो एचटीएमएल हेल्पर की मदद से जो उसकी इनपुट फील्ड्स बनती हैं, ये डेटा नोटेशंस उनके ऊपर इंफॉर्मेशंस भी दे देता है बैकएंड पे ऑटोमेटिकली। बट वो jQuery इस तरीके से सर्वर साइड वैलिडेशंस के साथ काम करेगी, वो एचटीएमएल हेल्पर की मदद से पता लगा लेगी jQuery ऑटोमेटिकली कि इस पे सर्वर साइड वैलिडेशंस लगी हुई हैं, और बंदे ने इसका ये नाम लिख रखा है, तो मुझे क्या करना है, उसके उसके नाम से मुझे क्लाइंट साइड पे ही उसकी वैलिडेशंस को चेक कर लेना। तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स देखो क्या करेंगे, जीरो कोड है, जीरो मतलब कि हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लगानी है। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। देखो आपने करना क्या है, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन तभी काम करेंगे अगर आपने मॉडल के अंदर सर्वर साइड लगा रखा होगा। प्लीज ऐसे ही फॉलो करेंगे, और जो ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये आपको मैं हमेशा के लिए दे दूंगा, ये अपने पास रख लेना, दिस इज क्लाइंट साइड वैलिडेशंस। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ से सिर्फ ये जो लाइब्रेरीज हैं इसके नाम याद नहीं रखते, हमें ये इसके नेम हमें जो है बस वो रिमेंबर रखने हैं कि हमने कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, लाइब्रेरीज को क्या करना है, ऐड ऑन करना है। हाउ, सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर एक jQuery इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो jQuery कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो हमें क्या करना है, अपने विजुअल स्टूडियो में जाना है, यहाँ पे चंडीगढ़ आईटी पार्क है, इस पर राइट क्लिक करो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये चंडीगढ़ आईटी पार्क है, यहाँ पे इधर देखिए चंडीगढ़ आईटी पार्क, नताशा जी, राइट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड पे चलते हैं, और यहाँ पे लिख रखा है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है, इस पे क्लिक करो।
यहाँ पे आपके पास एक लाइब्रेरी का टाइप टू सर्च इंटरनेट होना इसके लिए जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है jQuery, राइट। तो सबसे पहले jQuery सबसे टॉप पे आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है ना jQuery, ये देखो jQuery सबसे टॉप पे आ रहा है। तो यहाँ पे वर्जन भी आ रहा होगा @3.7.0 ऑटोमेटिकली, ओके। और यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ये वाले जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये आपको लर्निंग नेवर एंड पे नहीं मिलेगा या फिर कहीं और नहीं मिलेगा, तो प्लीज आप इसको ध्यान से करिएगा। कभी आप सोचो कि मैं कहीं और से करूंगा तो वहां पे इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ सर्वर साइड करा रखा है, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस नहीं करा रखे हैं। तो देखो हमारे पास jQuery ऐड ऑन होगी, ओके, jQuery ऐड ऑन हो गई है। तो jQuery ऐड ऑन होने के साथ, ओके, इसने jQuery के साथ एक देखो jQuery वैलिडेट ऑटोमेटिकली ऐड ऑन कर दिया, और jQuery वैलिडेट वैलिडेशन अनऑब्स्ट्रिस का क्या लिख रखा है, ये भी ऐड ऑन कर दिया। देखो आपका हो गया या नहीं हुए। तो आप क्या करो, अगर आपके पास ये नहीं आए हैं तो आप अगेन चंडीगढ़ आईटी पार्क पे जाएं, ऐड पे जाएं और यहाँ पे क्लाइंट साइड लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ पे लिखो jQuery हाइफन वैलिडेट, ये वाला करना है। 2-3 आ रहे होंगे यहाँ पे, वैलिडेट इंजन आ रहा होगा, आपने jQuery हाइफन वैलिडेट वाला करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैंने दोबारा फिर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दिया होगा। तो जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से फोल्डर ओपन हो गया होगा, लोकलाइजेशन करके मैसेज 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 आ रहा है ना, क्या नहीं आ रहा, लिब नाम का फोल्डर बन जाता है डियर उसके। तो उसको इंस्टॉल करो ना डियर, राइट क्लिक करो, ऐड क्लाइंट साइड। डियर आपकी ये रनिंग में तो नहीं है, आप इसको फुल स्क्रीन करो पहले। कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अगर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करूं तो ये लेटर डाउन आ रहा है। मैं लोकलाइजेशन को बंद कर दूं, ये उसको ओपन करो, लोकलाइजेशन को फोल्डर को ओपन करो, बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, आप तो वो भी इंस्टॉल करवा रहा हूँ, आप उसके बाद आगे देखो क्या करना है। नेक्स्ट आप चंडीगढ़ आईटी पार्क पे जाएं, राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, यहाँ पे क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर टाइप करें jQuery हाइफन वैलिडेट हाइफन, यहाँ पे लिखो आप UNOBRTU या फिर ऐसे ये देखो सबसे लास्ट वाला यूज करना है, jQuery हाइफन वैलिडेट अनब्रूस्टर जो भी है, तो ये इसको यूज करना है @4.0.0। ठीक है जी, आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। यानी कि लोकलाइजेशन पहले आपको कुछ इस तरीके से आ रहा होगा तो आपने लोकलाइजेशन को बंद करना है, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एक चीज और आ रही होगी, तो यही ये वाला फोल्डर भी आ गया होगा। ठीक है, दिस वन, ठीक है, ओके जी। अब आपने करना क्या है नेक्स्ट, देखिए आपने करना क्या, सभी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्या करना है, आपने आप सभी ने अपनी वेब ग्लोबल ये वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल ओपन करनी। आप देखो आपकी ऐप सेटिंग के अंदर क्या ये दो नो चीजें इंक्लूड हो गई हैं ऑटोमेटिकली, क्लाइंट वैलिडेशन अनेबल ट्रू है और ये अनब्रूस्टिव जावास्क्रिप्ट अनेबल ट्रू, ये इंक्लूड है। इंक्लूड है, ठीक है। इसका मतलब जब आपने इनको इंस्टॉलेशंस की तो इनका अनेबल होना यहाँ पर जरूरी है। अगर आपने इनको डिसेबल्ड करना है तो कल को आप यहाँ से फॉल्स कर दो तो वो सर्वर साइड वैलिडेशन चेक करना शुरू कर देगा, क्लाइंट साइड ऑफ हो जाएंगी। समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है डियर, नेक्स्ट सभी आप अपना क्या करें, आप लेआउट फोल्डर ओपन करें, व्यूज में जाओ और यहाँ पे शेड है, यहाँ पे अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें, क्या सभी के पास यहाँ पे ये चीज लिख रखी है @ रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट कोमा रिक्वायर्ड फॉल्स, ये चीज ऐड ऑन है।
लिखिए इसको, @ friendness section script comma required colon false। हो गया? यस। तो ये किस लिए होती है रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड फॉल्स? इसका मतलब ये है कि इस लेआउट के अंदर जो भी स्क्रिप्ट फाइल अगर यूज करेगा कोई भी व्यक्ति जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, jQuery से रिलेटेड, वो यूज नहीं कर सकता लेआउट में। हर एक पेज की स्क्रिप्ट जो होगी वो अपनी खुद की होगी। मतलब कि आपने अपना पेज ओपन करना है company.cs.html, यानी कि अगर इसमें वैलिडेशंस, अगर मैं वहीं पे ही वैलिडेशन लगा दूंगा अंडरस्कोर layout.cs.html में, तो होगा क्या कि अगर आप और भी फॉर्म बनाएंगे तो सभी पे क्लाइंट साइड वैलिडेशंस अनेबल्ड हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू माय चॉइस मुझे किस फॉर्म पे अपनी वैलिडेशंस को अनेबल करना है वो मुझे डिसाइड करना है, राइट? तो इसके लिए सभी सबसे पहले आपने एक टैग यूज करना है, यहाँ पे लिखना @ यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, एस बड़ा, स्क्रिप्ट, हेल्प में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, मैं स्पेलिंग का इशू होगा यहाँ पे हमें। यहाँ पे ये सिंटेक्स लिखना है, दिस वन, सेक्शन स्क्रिप्ट्स, ठीक है? तो विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, तो हमने अगर इसमें स्क्रिप्ट ऐड ऑन करनी है, दिस वन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आपने बंद करनी है ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट को ऐड ऑन करना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग सभी ने लिख दिया, यस। अब आप क्या करो, अब आप लोग अपना लिब फोल्डर ओपन करो ऐसे, ये लिब फोल्डर ओपन कर लिया सभी ने? देखो आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए, jQuery वैलिडेट दिस वन, ठीक है? चलो कोई बाबू मेरा पुराने वाला होगा। अब आप क्या करो, अपना jQuery को ओपन करो, यहाँ से jQuery को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे लिख रखा है jQuery min.js लिख रखा है ना, इसको ओपन नहीं करना है, इसको jQuery min.js को उठा के ना ऐसे ड्रैग करो, ये देखो आ गया ना। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो आप jQuery min.js को उठा के ऐसे ड्रैग करो, कर दिया? अब दोबारा क्या करना है नेक्स्ट, अब jQuery वैलिडेट फोल्डर को ओपन करो, यहाँ पे लिख रखा है jQuery valid.min.js लिख रखा है, ये देखो। आप इसको भी क्या करो, यहाँ पे ड्रैग कर दो, ये चीज ऐसे आ जाएगी, देखो, ठीक है? कर दिया जी, डन। अब उसके बाद देखो तीसरा ऑप्शन, तीसरा फोल्डर ये वाला, यहाँ पे भी एक मिन वाला होगा, ये देखो ये मिन वाला है, इसको इसके नीचे इसका ऑर्डर होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके ऑर्डर आगे पीछे हैं तो ये काम नहीं करेगा, कि सबसे पहले तो jQuery होनी चाहिए, फिर वैलिडेट होना चाहिए, फिर वो लास्ट वाला होना चाहिए, ठीक है? ये ऑर्डर है, अगर आप आगे पीछे करेंगे तो काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर में ले रखा है ऐसे, ठीक है? तो उसके बाद ये लिख लिया सभी ने। उसके बाद आपने लास्ट काम क्या करना है, आपने अपने इस पेज को बताना है कि तेरे पेज की मैंने क्या करनी है, वैलिडेशंस को अनेबल्ड करना है। तो सबसे टॉप पे जाना है जहां पे लिख रखा है viewback.title.company, इसके नीचे आपने यहाँ पे लिखना है html.enable client validations true, राइट? तो ये जो मैंने जितने भी प्लगइन्स डाले हैं इसके लिए आपको खुद से अपने हाथों से क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी इसके अंदर सर्वर साइड वैलिडेशंस होंगी, वो जो आपकी एचटीएमएल हेल्पर से बन रही है, वो अपने आप ही अपनी jQuery की सेंस होगी, इंटेलिजेंस सेंस होगी, उसको अपने आप समझ लेगा कि अच्छा बंदे ने ये लगा रखा है एचटीएमएल हेल्पर पे, तो ऑटोमेटिकली अपनी क्लाइंट साइड टाइप काम करना शुरू कर देगा। तो इसमें राइट लेस डू मोर वाला काम हो जाएगा। अब आप क्या काम करो, अब आप अपने कंट्रोलर से उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ये मेरा कंट्रोलर है और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, और हम अपनी आउटपुट चेक करते हैं क्या मेरे पास क्लाइंट साइड वैलिडेशंस अनेबल्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है? अगर तो इनेबल्ड होंगी तो क्या होगा, वो क्रिएट, देखो
यहाँ पे यूआरएल ध्यान से देखो, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास क्रिएट आया, नहीं आया। बट इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें वैलिडेशन समरी काम नहीं करेगी क्योंकि वो तो वहीं से आएगी। तो देखो क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम करने लगी। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या यहाँ पे क्रिएट क्रिएट रिकॉर्ड नाम से मेथड आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, जो हमारी वैलिडेशंस जो है सिर्फ वो क्लाइंट साइड ही क्या हो रही हैं, चेक हो रही हैं, सर्वर पे नहीं जा रही। दिस इज क्लाइंट साइड वैलिडेशंस, वो ऐसे काम करता है। तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशंस थी जो कि बहुत ही ईजीएस्ट है। सिर्फ आपने चीजें नहीं मेंबर रखनी है कि आपकी जो ग्लोबल वाली फाइल है उसके अंदर, सॉरी वेब कॉन्फ़िग वाली जो फाइल होती है उसके अंदर ये दो चीजें अनेबल्ड होनी चाहिए। प्लस आपने क्या करना है, जब भी आपने लगाना है तो आपके लेआउट डॉट सी एच एचटीएमएल के अंदर लास्ट में स्क्रिप्ट फॉल्स करना है, क्योंकि अगर लगा दोगे तो सबके लिए इंक्लूड हो जाएगी। आपने जिस पर्टिकुलर पेज के लिए इसको यूज करना है तो आपने यहाँ पे चलना है और एचटीएमएल अनेबल क्लाइंट साइड वैलिडेशन ट्रू करना है। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर आप इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, कि आगे पीछे करोगे, लेट्स सपोज मैंने क्या करा, इसको सबसे लास्ट में लिख लिया यहाँ पे, तो वैलिडेट main डॉट जेएस ये ऊपर लिख दिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो होगी वो फेल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको चेक करता हूँ, लेट्स सी क्या वो क्लाइंट साइड काम करेगी अभी भी या नहीं करेगी, ठीक है। तो आउटपुट आने दो, ये आ गया, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देखो वो फेल होगी। क्रिएट रिकॉर्ड पे चले गए ना, तो अगर मैं इसका ऑर्डर प्रॉपर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिमेम्बर रखनी है। ये देखो ऑर्डर ऑर्डर होना बड़ा जरूरी है। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड चेक करते हैं कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से वो अब प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन था, तो इसके साथ हमारे पास ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज रेस्टफुल सर्विसेज विद एएसपी डॉट फ्रंट वेब एपीआई। ठीक है जी, हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि सर आप हमें रिमोट वैलिडेशंस भी करवा दो, रिमोट वैलिडेशंस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई ईमेल आईडी डाली, वो डेटाबेस में पहले चेक करेगा क्या ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती होगी तो मैसेज आ जाएगा दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। अदरवाइज वो डेटाबेस सेव हो जाएगा, अदरवाइज यूजर को पता ही नहीं लगेगा कि यार ये ईमेल आईडी बंदा ले रहा, मेरा डेटा क्यों नहीं सेव हो रहा, मैं क्यों नहीं साइन अप कर पा रहा, अगर हम प्रॉपर मैसेज नहीं दिखाएंगे। तो उसके लिए रिमोट वैलिडेशन होता है। सिलेबस में मेंशन नहीं है बट मैं आपको बाद में करा दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का आज प्रीना सरदार जी के साथ सेशन है, असेसमेंट्स है, तो उनसे रेस्टफुल सॉरी वेब एपीआई के बारे में पूछेंगे, तो सिलेबस में मेंशन था। तो मैं आपको रेस्टफुल वेब एपीआई पहले करवा रहा हूँ, आज उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर ध्यान से करे हैं और अच्छे से करे हैं, उसके लिए रेस्टफुल वेब एपीआई कुछ भी नहीं है, चुटकियों का काम है और बहुत ही इजी है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अगर अपनी एपीआई को टेस्ट करना है, जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है वेब एपीआई में। वेब एपीआई क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली, कि जिनका आज असेसमेंट है वो ध्यान से सुने कि वेब एपीआई क्या होता है, और जिनका असेसमेंट नहीं भी है वो भी लोग भी अच्छे से करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने एपीआई जब आप बनाते हो, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ये होता क्यों, क्या होता क्या है, ये बनाते क्यों हैं, इसका बेनिफिट क्या है, आज के लेक्चर में ये सारा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। प्लस इसके लिए अगर आपने इसकी एपीआई को टेस्ट करना है तो आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी विजुअल स्टूडियो में टेस्ट कर सकते हैं, बट आपकी जो आउटपुट होगी वो एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर आएगी। एचटीएमएल फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो नहीं आएगा। बट आप जो डेवलपर होते हैं मोस्टली, जो मतलब कि डॉट नेट डेवलपर होते हैं, वो एक्सएमएल से ही पता लगा लेते हैं कि हमारी एपीआई ओके ये काम कर रही है, कि किसी भी अगर हम बंदे को आगे एपीआई देंगे तो वो परफेक्टली काम करेगी, राइट। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अगर हमने एपीआई टेस्ट करनी है अपनी, तो पोस्टमैन आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे पोस्टमैन स्पेस डाउनलोड लिखेंगे गूगल पे, तो यहाँ से आप अपना लिए एक पोस्टमैन डाउनलोड करेंगे। पोस्टमैन की हेल्प से हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। देखो जैसे इस बंदे ने अपनी एपीआई टेस्ट कर रखी है यहाँ पे, और इसके अंदर क्या कर रखा है कि जो इसकी आउटपुट है, देखो यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो आ रखी है,
ये देखो जेसन फॉर्मेट में ऐसे करके आउटपुट आ जाएगी जब आप इसको करोगे। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, तो पोस्टमैन को डाउनलोड करना है। Download the app to get started using the Postman API platform today. Or if you are a prefer a browser experience, you can try the web version of Postman, right? तो आप इस Postman सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने विजुअल स्टूडियो कोड में काम करते हो, जो ब्लैक है ना जिसमें हम एचटीएमएल लिखते थे, वहां पे भी एक एक्सटेंशन ऐड ऑन हो जाती है एपीआई टेस्टिंग के लिए। अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो आपको अलग से पोस्टमैन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? पोस्टमैन के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी एक्सटेंशन डाल के अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर बताया है कि अगर आपने एपीआई बनानी है तो आप उसमें किसमें आप इसको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन आया था क्या? नहीं। आगे देखो नेक्स्ट, सभी स्टूडेंट्स को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ऐसे पोस्टमैन आएगा यहाँ पे। इसको मैं जब ओपन करूंगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप साइन अप करो, लॉगिन करो, बट आप नीचे स्किप का ऑप्शन होगा, स्किप एंड कंटिन्यू। वहां पे आपके पास कुछ इस तरीके से पोस्टमैन सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, ऐसे, राइट? यहाँ पे अब हमने डॉटनेट का यूआरएल डालेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा, ठीक है? अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज एपीआई। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको, देखो अलग-अलग थ्योरी दे रखी है, एपीआईज़ क्या होती हैं, ये क्यों बनाते हैं हम। तो इससे पहले मैं आपको अपनी लेमन लैंग्वेज में थोड़ा-सा एक कहानी टाइप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 11 हमारे पास चल चुका है डियर, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 11। तो जब हम अपनी एपीआईज़ बनाएँगे, यहाँ पे जो अपनी एपीआईज़ बनाएँगे, उन एपीआईज़ को हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे यहाँ पे, मॉड्यूल नंबर 12 में। सो मॉड्यूल नंबर 11 इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ वेब एपीआई, रेस्टफुल कन्वेंशन क्या होते हैं, बिल्डिंग एन एपीआई, टेस्टिंग एन एपीआई, तो यहाँ तक का मैंने मॉड्यूल आज आपको करवा देना है, इतना। तो जो रेस्टफुल कन्वेंशन है, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको गेट मेथड कराना है, पोस्ट, डिलीट, पुट, ये मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है? और ये आप बोलोगे सर इतना सारा आप करा दोगे, यहाँ तक का यहाँ तक का आप इतना सारा यहाँ तक का कैसे करा दोगे, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपने तो सिलेबस ही खत्म कर दी है। ऐसा नहीं है। आप इसको एक बार, जैसे आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशंस आपने सीखी है ना, वैसे आपको ये चैप्टर लगेगा। और आपको मैं इतना कर दूँगा कि आपको बनानी आ जाएँगी एपीआईज़। आप काम करोगे तो ऑनबोर्ड में आपको ईज़ी रहेगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है एपीआईज़ बनाने, राइट? सबसे पहले रेस्टफुल क्या होता है? रेस्टफुल की भी इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशन स्टेटफुल इन्फॉर्मेशंस बोला जाता है। ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि व्हाट इज़ एपीआई? तो जो मैं आपको कहानी अभी बताऊँगा कि एपीआई क्यों बनाई जाती है, क्यों करते हैं, तो आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है? अब आपने आज की डेट में देखा होगा, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ व्हाई एपीआई, ठीक है? एपीआई, एपीआई क्यों? ठीक है? व्हाई एपीआई। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो आप आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग पेटीएम यूज़ करते हो ना पेटीएम? और क्या-क्या यूज़ करते हो? गूगल पे नहीं, यार पेटीएम पे मूवीज़ बुक करने के लिए यूज़ करते हो आप, ट्रेन बुकिंग के लिए करते हो, बस बुकिंग के लिए पेटीएम यूज़ करते हो ना? और इसके ऐसी-ऐसी और कौन-कौन सी ऐप्स हैं? फ़ोन पे करते हैं, ठीक है जी, फ़ोन पे। और बताओ? अगर आपने ट्रेन बुक करनी है, रेलवे का ऑफ़िशियल वेबसाइट भी कर सकते हैं आप। कौन-सा? आईआरसीटीसी का, ठीक है जी, आईआरसीटीसी। क्या होता है आईआरसीटीसी? सीटीसी। और बताइए? बुक माई शो करते हो। मेक माई ट्रिप, वेरी गुड, मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, राइट? तो ये यूज़ करते हो आप। तो ये तो आपके पास ऐप्स होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ऐप। जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपने ऐसे एग्ज़ाम्पल देना है, सामने वाले को पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ एपीआई, आपको पता है। तो ये तो होगी ऐप, हम डेली यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज़, जो भी आपका पर्पज़ है, ठीक है? वो पर्पज़ कुछ भी हो सकता है। वो पर्पज़ क्या हो सकता है वो आपका पर्पज़? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपका वो पर्पज़ क्या हो सकता है?
मूवी बुक करना, है ना? और क्या हो सकता है? बस बुकिंग करने के लिए, ट्रेन बुकिंग करने के लिए और किस लिए? रिचार्ज, वेरी गुड, रिचार्ज। चलो 4 एग्जांपल लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि मान लो लेट्स सपोज प्रणव को जाना है, चंडीगढ़ से ट्रेन बुक करनी है। प्रणव को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। इसने पेटीएम पे ट्रेन देखी, चंडीगढ़ टू ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है। वो सुबह 10 बजे निकलेगी, 10 बजे निकलेगी, 2 बजे पहुंच जाएगी। पेटीएम पे देखी उसने। अगर वही ट्रेन बुक करने के लिए वो आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाए, क्या वहां पे टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, वेरी गुड। ऐसे ही हम फोन पे भी जाएंगे, आईआरसीटीसी पे जाएंगे तो सेम होगा। मान लो मैंने मूवी देखी पेटीएम पे कि पिकार्डली स्क्वायर है या बेस्टक, बेस्टक में मूवी लगती है, तो बेस्टक में मूवी चलेगी, लेट्स सपोज अवतार मूवी चलनी है। बेस्टक में मैंने मूवी देखने जाना है, मैंने पेटीएम पे देख गए तो 10 बजे का मूवी शो है। तो मैं अगर फोन पे से मूवी बुक करनी है मैंने बेस्टक पे, तो वहां पे भी 10 बजे का ही होगा, वहां पे 11 बजे का थोड़ी ना होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो एंड यूजर होता है वो क्या करता है, जिनके पास सारी ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है वो वेब एपीआई बना लेता है। अब ये लोग क्या करते हैं, पेटीएम वाले यहां से खरीदेंगे डेटा, यहां से एपीआई इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे यहां से, ठीक है? यानी कि जो पेटीएम वाला सेम एपीआई यूज कर रहा होगा अपनी एप्लीकेशन के लिए, फोन पे वाला भी सेम यूज कर रहा होगा, आईआरसीटीसी वाला भी सेम यूज कर रहा होगा, बुक माई शो वाला भी सेम यूज कर रहा होगा, मेक माई ट्रिप वाला भी सेम यूज कर रहा होगा। ओके, अब इससे होगा क्या, जो वेब एपीआई बनाने वाला बंदा है उसका काम डेटा विजुअलाइजेशन करना नहीं है, उसका काम क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को फेच करके जो आपके बंदे हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं उनको डेटा देना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डेटा को वो कैसे विजुअलाइज करना चाहते हैं, ठीक है? इससे होगा क्या, जो वेब एपीआई का सर्वर होगा उस पर बर्डन नहीं पड़ेगा, उसको ना तो एचटीएमएल जनरेट करना है, ना उसको कुछ करना है, उसने सिंपल डेटा जो उसके पास रिक्वेस्ट आएगी उसको उठाना है, उठा के पेटीएम फोन पे वालों को देना है। तो इससे वेब एपीआई क्या होगा, हमारा सर्वर फास्ट रहेगा। जो हमने वैलिडेशन से लगानी है, जिसको विजुअलाइजेशन करना है, कुछ भी करना है, वो एक अलग ऐप में होगा। जहां से इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, फेच करनी है, वो एक वेब एपीआई के पास रहेगी। इससे फायदा क्या होगा कि आपने अगर एक वेब एपीआई बना ली, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो वेब एप्लीकेशन वाले बंदे हैं वो सेम उसका यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ऑफर्स दे सकते हैं, ठीक है? इसका एक एग्जांपल लेता हूं, इसका इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं पंकज हूं, ठीक है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनानी है जहां पर मेरी एप्लीकेशन को यूजर कोई भी ओपन करेगा तो होटल बुक करे, इंडिया में होटल बुक करे। तो सबसे पहले मुझे मान लो लेट्स सपोज मुझे आती नहीं है एप्लीकेशन बनानी, मैं प्रणव के पास गया कि प्रणव मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है पेटीएम की तरह है, मैं भी पॉपुलर होना चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जब चलाए प्रणव तो उस पे क्या हो, एप्लीकेशन पे यूजर्स आए और होटल्स को बुक करें। समझ में आया? होटल्स को क्या करें, बुक करें। अब क्या होगा, प्रणव मुझे कहेगा कि सर आप होटल्स के नाम तो बताओ, सिटीज में कितने, अब मैं इंडिया में तो इतना बड़ा इंडिया है, इतने बड़ी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अंदर कितनी सिटीज हैं, हर एक सिटीज के अंदर होटल्स हैं। ऐसी ऐसी जगह होटल हैं जो बंदा खेतों में हमें पता ही नहीं है, जैसे रोडों पे रास्ते में आते हैं जिन्हें नाम तक नहीं सुना, है ना? हम तो क्या करते हैं जब सर्च करते हैं तभी होटल्स आते हैं, राइट? तो मैं इतने सारे बंदों के पास भी नहीं जा सकता कि सर आप अपने होटल का नाम बताओ, मैं एक ऐप बना रहा हूं उसमें होटल डालूंगा, है ना? तो क्या होगा, मार्केटिंग में बंदे होते हैं जो इंफॉर्मेशंस क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जैसे सर्वे करते हैं, होटल्स के पास जाते हैं, बंदे भेजते हैं, उनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाएंगे। जब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी ना, वो एक एपीआई बना देंगे। एपीआई बनाने से क्या होगा, अब प्रणव को होटल का मैंने एप्लीकेशन बनाना है, तो प्रणव कहेगा सर हमारा अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो नताशा के पास चलते हैं, नताशा होटल्स की एपीआई देती है, इसके पास सारा है, तो आप कॉन्टेक्ट नताशा करेगी, नताशा आपसे चार्ज करेगी, नताशा ने कुछ नहीं करना, एपीआई बना के रख रखी है, सिर्फ नताशा करेगी, इतना पैसा लगेगा और आप उसको एपीआई दे दो।
अब तुम्हारा क्या काम होगा, तुमने एप्लीकेशन बनानी है, उस एपीआई को कंज्यूम करना है, आपने विजुअलाइजेशन करना है। जो पेटीएम में दिख रहा है वही आपको आपके होटल्स का प्राइस होगा वो वहीं पे दिखेगा, ठीक है। अब जब आपकी एप्लीकेशन पॉपुलर हो जाती है, जैसे ओयो होटल है, उसमें क्या है कि जब वो पॉपुलर है, अब मैं कल को होटल ओपन करता हूं तो मेरा दिल करेगा कि यार मेरा भी होटल जो है ओयो पे है, तो मैं खुद ओयो वालों को कॉल करूंगा कि वो एक अपना पोर्टल बना देते हैं, सर ये मेरे होटल के प्राइसेस हैं, ये ऐसे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं खुद ही दे दूं। जब पॉपुलर चीज हो जाती है वो दे देते हैं और वो अपने डेटाबेस में क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। ऐसे गोल्ड का रेट है, सिल्वर का रेट है, इंडिया में कॉमन रहता है, पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस कॉमन रहता है, वो एपीआई बना रखी है। अब जैसे कोविड की भी एपीआई बना रखी है। कोविड के एपीआई में क्या होगा कि अगर आपने इंडिया में कितने केस आ गए एक्टिव हैं, कितने मतलब कि आपके पास ठीक हो चुके हैं बंदे, तो वो सारी न्यूज़ में जो दिखता है आपको, वेबसाइट्स में दिखता है, ऐप्स में दिखता है, वो सेम इन्फॉर्मेशंस दिखती है। तो वो एपीआई सभी बंदे कलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आएगा? ये बेनिफिट है एपीआई का। और बेनिफिट क्या है एपीआई का? मतलब ये पता लग गया कि इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट होगी, बंदे अलग-अलग सेम दिखेगा, आप यूज़ कर सकते हो। इसका बेनिफिट इससे क्या होगा वे एपीआई बनाने से? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने डॉटनेट में एपीआई बनाई है, तो एपीआई किसी में भी बनाई जा सकती है, पर आपका आपने डॉटनेट ले रखा है तो आप डॉटनेट में एपीआईज़ बनाओगे। तो अगर आपने एंड्रॉइड ऐप बनानी है, तो आप उस एपीआई को एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के अंदर कंज़्यूम कर सकते हैं डॉटनेट की एपीआई। ठीक है? अगर आपने आईफ़ोन के लिए बनाना है, तो आप आईओएस में भी उसको कंज़्यूम कर सकते हो। आपने वेबसाइट बनानी है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। आपके पास वॉच है, स्मार्ट वॉच है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। यानी कि आपने एक बार एपीआई बना दी, उस एपीआई को आप अपने अलग-अलग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको अगर आपको एपीआई दे रहा हूँ ना, एपीआई बनाने का मकसद क्या होता है? कोई भी कंपनी एपीआई क्यों बनाती है अपने लिए? उसका ये है कि कई बार क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि जी मुझे एप्लीकेशन भी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए, मुझे वेबसाइट भी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, उसकी एपीआई बनाऊँगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, मेरा डेटाबेस एक ही रहेगा। तो मैं अगर एंड्रॉइड में काम कर रहा हूँ, तो मैं एंड्रॉइड में एपीआई को कॉल करूँगा, डेटा स्टोर करना है, उस एपीआई को कॉल करूँगा, डेटा भेज दूँगा, डेटा स्टोर हो जाएगा। वहाँ से जेसन रिस्पॉन्स आएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली, वो एंड्रॉइड में दिखा दूँगा। ऐसे मुझे अगर वेबसाइट बनानी है, तो मैं उसकी एपीआई बना लूँगा, तो वेबसाइट के लिए, ऐसे टैबलेट के लिए, आईओएस के लिए। उससे क्या होगा, मुझे एक बार अपनी एपीआई बनाकर रखनी है, तो मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे उसके एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकता हूँ। नहीं तो होगा क्या, अगर मैंने एंड्रॉइड में बना दी, एंड्रॉइड के लिए जो डेटाबेस है उसके लिए फिर मुझे वेबसाइट बनाना है तो वो यूज़ नहीं होगा, तो दोबारा डेटाबेस लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या करें, एक एपीआईज़ बना दें और उसको यूज़ कर सकें। पता लग गया सभी को? अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज़ एपीआई? नाउ अब ये तो था, मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको एपीआई को एक्सप्लेन करा। अब ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब इसको थोड़ा-सा ब्रीफली पढ़ते हैं, जो मेरे पास ट्यूटोरियल्स हैं, जो उसके थ्रू हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसका एक आज एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। जो आज आपने फॉर्म बनाया है, उसका जो डेटा स्टोर हो रहा है, वो हम एपीआई से कलेक्ट करेंगे। यानी कि जो आपने अभी मैंने कंपनी रिकॉर्ड नाम से फॉर्म नहीं बनाया था, जहाँ पे हमने आज वैलिडेशंस लगाई हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जितना भी स्टोर हो रहा है वो, हम एपीआई की हेल्प से उसके डेटा को फेच करेंगे पोस्टमैन के अंदर। ठीक है? तो सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रेस्टफुल एपीआई। देखो, सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ रेस्टफुल, तो आपने बोलना है कि रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, राइट? ये क्या करता है, ये 2002 में आया, 2000 में आया था। ये जो रेस्टफुल सर्विसेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करता है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। यानी कि अगर आप इसको वेब एपीआई भी बोल दोगे तो भी चलेगा, बट इसका असली जो नाम होता है वो होता है रेस्ट एपीआई। रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई का मतलब क्या होता है? रेस्टफुल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये एक एचटीटीपी नाम का प्रोटोकॉल यूज करता है एपीआई को, मतलब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहां पे आता है ना एचटीटीपी, वेबसाइट को चलाने के लिए से वो यूआरएल की तरह काम करता है, यूआरएल का काम करता है। अगर आपने रेस्ट में काम करना है, इसके पास कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है? वो कंस्ट्रेंट को बोला जाता है कन्वेंशनल राउटिंग कन्वेंशनल। कहाँ पे गया वो सिलेबस? ये रहा रेस्टफुल कन्वेंशन, राइट?
रेस्टफुल कन्वेंशन कौन से होते हैं इसके अंदर? ये देखो रेस्टफुल कन्वेंशन कौन से होते हैं, ये रेस्टफुल कन्वेंशन होते हैं। इनको एचटीटीपी वर्ब्स भी बोला जाता है। प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्टफुल वेब एपीआई। दिस द मोस्ट कॉमन एचटीटीपी वर्ब्स आर गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। These correspond to CRUD operation, create, read, update and delete operation respectively। इसका मतलब क्या है कि जो आपके get, put, post और delete है, इनको CRUD भी बोला जाता है। CRUD जो भी है। अब यहाँ पे कौन कौन से होता है? सबसे पहला get। अब मैंने तुम्हें get एंड post के बारे में एक्सप्लेन करा था ना कि गेट होता है यूआरएल के थ्रू, पुट होता है, सॉरी पोस्ट होता है हेडर के थ्रू। यहाँ पे गेट एंड पोस्ट का डिफरेंट मतलब है। आप जब भी एक्सप्लेन करोगे ना थोड़ा तरीके से करना, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या है, जो गेट मेथड होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन जब आपने रिट्रीव करनी हो, डेटा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, जैसे मेरे डेटाबेस टेबल में डेटा पड़ा है, मुझे रेस्टफुल एपीआई अप्लाई करनी है कि मैं सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहूं, तो उसका मेथड आपका क्या होना चाहिए? गेट होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एचटीटीपी गेट। इसका एग्जांपल दे रखा है, ये देखो एचटीटीपी गेट। आप एक्शन नेम, आप यूजर डिफाइंड नेम भी दे सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, अगर आपने यस कम इन प्लीज, अगर आपने ये देखो ऐसे कॉल होगा, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा वेट करेंगे प्लीज, मैं बस अभी वो कर रहा हूँ। उसके बाद देखो पोस्ट, जब आपने इंफॉर्मेशन कोई ऐड ऑन करनी हो, स्टोर करनी हो, ठीक है? देख लीजिए, इफ वी हैव टू ऐड सम इंफॉर्मेशन टू द डेटाबेस, then we use post method, the most common form to submit the data into the post method to pass a data to any entity object, right? समझ में रहेगा? सबसे पहले क्या था? गेट था, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, फिर क्या है? पोस्ट। बट एक चीज ध्यान है, आप इन्हें एक बार एक्सप्लेन करना है, जब हम फॉर्म का यूज करते हैं सर, वहां पे गेट एंड पोस्ट का डिफरेंट मीनिंग है, राइट? अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुट। पुट किस लिए यूज होता है? जब आपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। दिस वर्ब इज यूज्ड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, if you have to update some information to the database, then we can define the method as a put method, then we can send the data in the form of object as well as in a parameter टू। समझ में आया? और लास्ट में कौन सा बचा? इसके लिए देखो एचटीटीपी पुट यूज करते हैं। ये एक्शन नेम देना ऑप्शनल होता है, ये तो मैंने तुम्हें सिखा चुका हूं, मैं पीछे सिखा चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिलीट। डिलीट क्या होता है? जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन को क्या करना हो, डिलीट करना। यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, इफ वी हैव टू रीड सम इन्फॉर्मेशन टू द डेटाबेस, वी कैन डिफाइन द डिलीट मेथड। इन सभी को क्या बोला जाता है? राउटिंग कन्वेंशन। समझ में आ गया? ये देखो सॉरी रेस्टफुल कन्वेंशन बोला जाता है। जैसे राउटिंग कन्वेंशन नहीं कराया था, इनको बोला जाता है रेस्टफुल कन्वेंशन, राइट? अब हमारा आज का टास्क क्या है? बिल्डिंग एन एपीआई। हम क्या करेंगे? बिल्डिंग एपीआई करेंगे और उससे क्या करेंगे? उसकी इंफॉर्मेशन को टेस्ट करेंगे। लेट्स सी। तो एक बार मैं यहाँ पे देखो व्हाट इज वेब एपीआई। यहाँ पे वेब एपीआई इज अ सिंपल लैंग्वेज, इज अ वन काइंड ऑफ सर्विसेज दैट कैन सर्व अस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। इट इज आल्सो अ टूल टू पुश अ डेटा टू द सर्वर दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय सर्वर्स और मे बी सेव्ड इन एनी persistent लेयर। पता लग गया? उसके बाद वेब एपीआई, वेब एपीआई वर्क ऑन एचटीटीपी। इट कैन बी कॉल्ड कंज्यूम बाय एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ठीक है? इनको हम कहीं पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। डेवलपिंग वेब एपीआई विल गिव यू अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरफेस एप्लीकेशन। एक वेब एपीआई आएगी, आपको ब्रॉड रेंज ऑफ क्या करेगा? इंटरफेस देगा। कोई मोबाइल व्यू, कोई डेस्कटॉप व्यू, आप सेम जगह आप अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हो। वी कैन कंज्यूम योर वेब एपीआई और फेच इंफॉर्मेशन टू शो द यूजर। वेब एपीआई इज नॉट अ लिमिटिंग यू टू स्टिक विद स्पेसिफिक इंटरफेस और टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद यूजर। तो इसमें लिमिटेशन है, जैसे आप चाहो उसको कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है? सेंट्रलाइजेशन कर देता है सारी इंफॉर्मेशन को आपकी, और आप रिजल्ट ले सकते हो अलग अलग जगह, ठीक है? और यहाँ पे विंडो 7 एंड्रॉयड देखो, यहाँ पे यूज हो सकता है। इट इज अ ओपन सोर्स, ठीक है? इट यूज लो बैंडविड्थ। एक्सएमएल में डेटा आता है और जेसन में डेटा ले सकते हैं। समझ में आया? We can also pass HTML content if required, right? Web API control pattern is much similar to MVC controller, thus it become easy to maintain and understand, right? उसके बाद Web API is not a part of MVC framework, but it is a part of ASP.NET framework, right? ये MVC का फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, ये ASP.NET फ्रेमवर्क का पार्ट है, और वो अपना वैसे ही कंट्रोलर बनाता है, राइट? जैसे आपका ASP.NET MVC चलता है। एंड
टेक्निकल बेनिफिट इट इन्वॉल्व टू, यहाँ पे वेब एपीआई सेपरेशन यूआई इट बिकम इजी टू टेस्ट बिजनेस लॉयर लुक लाइक एडवांस रेस्टफुल। ये मैं आपको भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो क्योंकि प्रैक्टिकल पे ही हम फोकस करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ सभी स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने एपीआई बनानी है, क्या हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई बनाएं, क्या एक नया प्रोजेक्ट लें? देखो ऐसा है कि हम नया भी ले सकते हैं, बट मैं आपको इसमें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं कल को तो नहीं में कराऊंगा। क्योंकि आज आप क्या सीखोगे, कई बार हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं ना, तो उसके अंदर ये कहती है कंपनीज कुछ, या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ये कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप एक काम करो, आप प्रोजेक्ट में ही काम करो, बट उस प्रोजेक्ट की ना एपीआई बना लो, उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ही एपीआई बना लो। एक होता है एपीआई अलग बनाना, ये वाला प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया ये वाला अलग बनाना, समझ में आया? तो कुछ कंपनी क्या कहती है, आप इसके अंदर डॉटनेट का कोड तो करो, बट आप इसके अंदर एपीआई भी बना लो कुछ। तो मैं वो चीज सिखा, हाँ जी, अंदर भी बन सकती हैं और बिना उससे भी बन सकती हैं। जब आप वहां पे एमवीसी सिलेक्ट करते हो ना, वहां पे ऑप्शन होता है बनाने का। देखो अंदर बनाने का ये मतलब होता है कि कई बार मुझे ऐसा है कि मुझे सारे डेटाबेस की जो भी मेरे पास टेबल्स फॉर्म्स हैं, उनकी एपीआई नहीं बनानी। मुझे सिर्फ स्पेसिफिक यूआरएल्स, 2-3 यूआरएल्स की एपीआई बनानी है, जहां पे जस्ट मैं इंफॉर्मेशंस को विजुअलाइज करना चाहता हूं। जैसे लेट्स सपोज मुझे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन दिखानी है जस्ट, या फिर मुझे दिखाना है कि कितने बंदे, एक महीने में कितने बंदों ने कितने प्रोडक्ट खरीदे, कितने का टोटल कस्टमर आए। अब मैं उसमें कुछ नहीं चाहता कितने का उसने बाय किया, क्या किया। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे आप लोग हो, आप कस्टमर हो, मैं आप ये चाहते हो कि जी हमें कुछ नहीं, बस हमें ये दिख जाए मैंने एक महीने में कितने ऑर्डर की, फिर डेट डालूं, एक महीने के मेरे ऑर्डर लिस्ट आ जाए, बाकी मुझे को आपको कोई लेना देना नहीं है बाकी, कि मैंने कितने अभी तक खरीद लिए हैं, कितने विजुअलाइजेशन ग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 एपीआई बना लूं, ठीक है। प्रोजेक्ट बन गया, 2 एपीआई चल रही है। अब मुझे एंड्रॉयड के लिए जाना है या मुझे टैबलेट के लिए जाना है, अब आपको ऐप चाहिए, मैं क्या करूंगा, उन 2 एपीआई को उठाऊंगा और आपको दे दूंगा। तो मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं एक ही प्रोजेक्ट है, उसी में वेबसाइट चल रही है, उसी में एपीआई, किसी बंदे को चाहिए वो एपीआई उठा के कंज्यूम कर लूंगा कहीं पे भी। नहीं तो मुझे क्या होगा, मुझे एक प्रोजेक्ट पहले अलग से बनाना पड़ेगा, उसकी सारी एपीआई बनानी पड़ेगी। अगर डॉटनेट का बनाना है तो उसमें मैं कंज्यूम करूंगा, फिर एंड्रॉइड का करूंगा, ठीक है। तो आपको लगता है लिमिटेड काम है, जब आपको लगता है कि स्पेसिफिक बनाना है तब। वैसे तो हर बंदा अलग ही बनाता है, इसके अंदर प्रोजेक्ट में बहुत रेयर केसेस में बनते हैं। तो आप लोगों ने, नहीं डियर, जब आपने सारा काम ही, मतलब कि आप सिर्फ एंड्रॉइड यूजर को टारगेट करना चाहते हो, सिर्फ आपने डिस्प्ले कराना है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, तो आप उसी में बना लो। आप अलग से प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट करोगे? अगर आपने अलग से प्रोजेक्ट तब बनाते हैं जब मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट की एपीआई बनानी है। जब भी मैं कुछ नया डेवलप करूंगा तो यूजर इंटरफेस ट्राई करूंगा बनाने के लिए, तो मैं उस एपीआई को यूज करूँ अलग पोर्ट पे। अगर आप चाहते हो सेम पोर्ट हो और मुझे सिर्फ उस पे सिर्फ 1-2 चीज करानी है, तो आप क्यों इतना सारा अलग अलग आप चीजें सेटअप करोगे? उसके लिए आप इसके अंदर बना दो। एनीवेज जब आप आगे काम करोगे आपको अलग ही करना पड़ेगा। मैं तो दोनों चीजें तरीके सिखा रहा हूँ, जो मैं ये तरीका कराऊंगा ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये बहुत ही चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपने करना क्या है, सभी स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, कंट्रोलर पे जाना है, यहाँ पे दिस इज कंट्रोलर, राइट। कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे कंट्रोलर, आप अलग से यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हैं इफ यू वांट, राइट। आपने कंट्रोलर पे जाना है, ऐड पे जाना है, कंट्रोलर पे क्लिक करो। तो जैसे आप कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, नीचे लिख रखा है वेब एपीआई, लिख रखा है ना, वेब एपीआई, यहाँ पे लिख रखा है वेब एपीआई टू कंट्रोलर एम्पटी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, ऐड का ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अपनी एपी का नेम दे देता हूँ, नेट स्मार्ट्स, ठीक है। तो मेरे पास नेट स्मार्ट्स नाम से क्या बनेगा, एक कंट्रोलर बन जाएगा। देखो मैंने नेट स्मार्ट्स नाम से एक एपीआई कंट्रोलर बना लिया। हेलो, अब जब आपने इसको ओपन किया होगा, सभी का रीडमी फाइल बन गई होगी, मेरी नहीं बनी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बनी क्योंकि मेरे सिस्टम में उसकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब कि उसमें देखो एक वहां पे लिखा होगा रीडमी फाइल के अंदर ऐप स्टार्ट करके कुछ आ रहा होगा, आ रहा है ना रीडमी के अंदर ऐप स्टार्ट।
वो क्या कह रहा है कि आप अपनी ग्लोबल डॉट एक्स इस फाइल के अंदर जाओ। यहाँ पे रीडमी फाइल देखो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी रीडमी फाइल नहीं दिख रही होगी, बट जो अपने कंप्यूटर पे करेंगे उनको देखें एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक मेथड इंक्लूड करो। यहाँ पे क्या करो, एक मेथड को इंक्लूड करो, उसके नीचे कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे वो मेथड होगा। अनथा से आप ऐसा करो, जो आपकी रीडमी फाइल है उसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके टीम पे भेजो, क्योंकि बच्चों को तभी पता लगेगा। चैट में भेजा है ना आपने, चैट में भेजो। आ गया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी, मैक बस रुको, बस होने वाला है, ठीक है ठीक है। तो कंट्रोल वी, तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल ही करके थोड़ा फॉन्ट छोटा करते हैं जिसका फॉन्ट, यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट को छोटा कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये पहले पहले क्या कह रहा है कि आपने अपनी ग्लोबल डॉट एएसएक्स फाइल के अंदर जाना है। तो चलो जी, हम ग्लोबल एएसएक्स फाइल के अंदर चलते हैं। ये लो जी, ग्लोबल एएसएक्स फाइल ओपन कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि जब आप इस फाइल के अंदर जाएंगे तो आपने दो नेम स्पेस यूज करनी है, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट एचटीटीपी, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट राउटिंग। इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आपने इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना। मेरी ऑलरेडी इंक्लूड है, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट एचटीटीपी, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट राउटिंग। बट आप लोगों का एरर आ रहा होगा जब आप इसको इंक्लूड कर रहे होंगे। आ रहा है एरर, अभी एरर चला जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो क्या, डियर वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो ना, लिखी हुई है बस, ये खुद ही लिखवा रहा है डॉट नेट। अब आगे देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है इफ द कोड डज नॉट ऑलरेडी डिफाइन इन एप्लीकेशन स्टार्ट मेथड ऐड द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन नाम स्टार्ट नाम का मेथड नहीं है ना, तो आप उसको इंक्लूड कर लो। बट हमारे पास क्या है ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है, राइट। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए वो ये कह रहा है एड द फॉलोइंग लाइन टू द बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्ट मेथड। ये कह रहा है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर, ये वाली जो लाइन है डियर, आपने इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। और मैं कहाँ पे कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, इसको पहले इंक्लूड करो। ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि ये पहले कह रहा है राउट से, बट मैं इसको जान के बाद में कर रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे करोगे, मेरे पास तो यहाँ पे देखो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस का एरर नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारे पास आ रहा है? तो वो इसलिए आपको एरर आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो ये आता है ना, हाँ, कि यहाँ पे देखो इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, है इंस्टॉल का ऑप्शन। हाँ जी, एक इंस्टॉल करो, क्विक एंड फिक्स होगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा आपके लिए। एक मिनट रुको, मेरी ना वेब कॉन्फ़िग फाइल नहीं बनी, तुम्हारी बन गई है, इसलिए मेरा एरर जा रहा है। देखो आपने कौन सा करना है, यहाँ पे लिखना है install package Microsoft dot ASP dot web API dot web host, find and install latest version, इस पे क्लिक करो, ठीक है। आप ऐसा करो, मुझे वेब API config नाम की फाइल दे दो, मेरी बनी हुई है, अभी रुको इंस्टॉलेशन सुन। तो ये एरर ऑटोमेटिक चला जाएंगे, सारे एरर फाइल में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। हो गए। नताशा जी देखो, आप अपना ऐप स्टार्ट ओपन करो, यहाँ पर आपके पास ये जो वेब एपीआई कॉन्फ़िग है, इसके नाम से आपके पास यहाँ पे ऐप स्टार्ट के अंदर फाइल बन गई होगी, बन गई है, देखो बन गई है। तो मेरे पास वो फाइल नहीं बनी है, क्योंकि मैंने ना डिलीट कर दी थी, मेरी एक बार बनी थी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, इसलिए मेरी फाइल नहीं बनी। इस प्रोजेक्ट को मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन देखते हैं।
नहीं होगा, यानी कि ये नहीं। ऐसा करो, मुझे नताशा फाइल भेज दो कि वेब एपीआई कॉन्फ़िग नाम से। आप ऐसा करो, मुझे ना इसका ना सिर्फ कोड भेज दो और वेब कॉन्फ़िग वाला कॉपी पेस्ट कर दो। इसकी एक्सटेंशन देखना किस नाम से है। ठीक है, मैं क्लास ले लेता हूँ .cs, यानी कि शीशा। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कोड है डियर, जो आप ऑनलाइन है स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, बट मेरी नहीं बनी है, तो आपने क्या करना है। क्या, मैं स्टैटिक वाला कर लेता ना, सिर्फ अंदर करने का। ये वाला कर लिया ना सिर्फ मैंने, ठीक है। बस ये चीज होना जरूरी है, राइट। कंट्रोल एस, यहाँ पे देखो। तो ये इस तरीके से बन के आएगी, यानी कि जो राउट config डॉट cs फाइल होता है, ये तो आपके प्रोजेक्ट के लिए होता है, और जो वेब एपीआई config एपीआई होता है, ये एपीआई के लिए राउट बनता है, ठीक है। हमारी ग्लोबल वाली फाइल में चलते हैं, और ये बोल रहा है डजनट एग्जिस्ट, बट ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब चला गया, ठीक है। तो अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो आपने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया था अपने कंट्रोलर के अंदर, देखो यहाँ पे कंट्रोलर बनाया था ना नेट स्मार्ट्स नाम से, तो यहाँ पे देखो कोलन एपीआई कंट्रोलर लिख रखा है ना, इसके आगे लिख रखा है। तो हमें क्या करना है, एक एपीआई बनानी है जिसमें मैं डेटा को गेट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा http गेट, और इसके अंदर लिखूंगा मैं पब्लिक, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे INumerable। अब मुझे किसका डेटा गेट करना है, मॉडल के अंदर जाओ, सॉरी कंपनी रिकॉर्ड का गेट करना है ना, ये रहा कंपनी रिकॉर्ड, इसका एपीआई में डेटा गेट करना है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दिस वन, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन, राइट। और एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो किस नाम से था बताओ, प्राइवेट डीएवी एंटिटी नाम से था ना नताशा। अरे डियर, ये तो यूजर डिफाइंड मेथड होता है। सारा कोड वही है। बस बन गई एपीआई इंफॉर्मेशन गेट करने की। ये कोड था बस। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे ये गेट करना है, हमने ये रिटर्न करा दिया, कोई व्यू पे नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना है। हम एंड्रॉइड वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। बस यहाँ पे देखो एपीआई कंट्रोलर है। जब भी आपने कोई डेटा गेट करना है, तो आए आपने INumerable यूज करना है, जिसकी इंफॉर्मेशन है उस क्लास का नाम, उसके मेथड का नाम। अगर आप यहाँ पे एक्शन नेम देना चाहते हैं, तो आप एक्शन नेम भी दे सकते हैं। ये क्या है, इसका एक्शन नेम दे देते हैं। मान लो मैं इसका नेम क्या देना चाहता हूँ जी, कंपनी रिकॉर्ड्स, ऐसे ये एक्शन नेम दे, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको कॉल करेगा, यानी कि ये यूआरएल बनेगा इसका। इसकी वेब कॉन्फ़िग के, सॉरी वो कहाँ पे है इसकी, वेब एपीआई में इन्होंने क्या लिख रखा है, स्मॉल में लिख रखा है एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूआरएल बनेगा इसका, API/NetSmarts। ये कमेंट बना के मैं जान के लिख रहा हूँ, स्लैश और कंपनी, बिल्कुल ले सकते हैं डियर।
लो मैं चंडीगढ़ कर देता हूँ यहाँ, या रिकॉर्ड्स कर देते हैं। कंपनी रिकॉर्ड इसलिए लिखा डियर मैंने, यानी कि जो भी बंदा ये यूआरएल हिट करेगा ना एंड्रॉइड के अंदर कहीं पे भी, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जेसन फॉर्मेट में, उसको विजुअलाइज कर सकता है। इसको टेस्ट करें हम नताशा। अब आप क्या करो, आप अपना ना ग्लोबल वाली फाइल निकालो सबसे पहले, तो इसको कंट्रोल एस कर दो, ये बन गया। अब आपने अगर अपनी ग्लोबल वाली फाइल को ये बताना पड़ेगा कि मैं अभी प्रोजेक्ट यूज नहीं करना चाहता, मैं एपीआई यूज करना चाहता, तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को कट करके पहले लिख दो। अगर आप पहले नहीं लिखोगे ना तो वो प्रोजेक्ट ही चलाएगा। ओके, अगर मैं इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पहले लिखूंगा ना वेब एपीआई कॉन्फ़िग वाली फाइल को, तो इससे होगा क्या, मेरे पास ये चलेगा लोकल स्पॉट का नाम एपीआई फॉरवर्ड स्लैश आपके कंट्रोलर का नाम, आपके कंट्रोलर का नाम क्या है, नेटस्मार्ट। उसके बाद आपके मेथड का नाम, चलो जी चेक कर आप सभी, सबसे पहले ये चीज ओपन कर लो, नेटस्मार्ट कंट्रोलर ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे क्लिक करो, इसको रन करो। देखो यहाँ पे आपके पास आएगा स्लैश नेटस्मार्ट, सॉरी एपीआई लिखा जाएगा सबसे पहले, एपीआई फॉरवर्ड स्लैश नेटस्मार्ट। आपके कंट्रोलर का नाम क्या था, देखो ये आ गया, देखो इन्फॉर्मेशन आ गया ना, ये देखो, ये कहीं पे भी दो आप इसको, एंड्रॉइड मान लो ये यूआरएल देना, ये रनिंग में होना चाहिए प्रोजेक्ट पर, यानी कि ये देखो मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, ये प्रोजेक्ट को बंद मत करो, पोस्टमैन निकाल लो, इस पोस्टमैन को ये यूआरएल दे दो और सेंड पे क्लिक करो, तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा मेरे पास। शायद मुझे रिटर्न जेसन करना पड़ेगा। ओके, डिसेबल्ड एसएसएल वेरिफिकेशन आ रहा है, आ गया जी, डिसेबल्ड कर दो, देखो जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया सारा, ये देखो जी, ये देखो Amazon आर्यर शर्मा स्टेटफुल नाला आ रहा है, स्टेट नाला आ रहा है, देखो इसकी आ रहा है डेटा। नीचे ना डियर वो एसएसएल मांग रहा था, मैंने उसको डिसेबल कर दिया, जैसे आप क्लिक कर रहे थे ना जब यहाँ पे मैंने क्लिक करा ना, नीचे देखो वहां पे डिसेबल का ऑप्शन है, देखो ये यूआरएल एंड्रॉइड को दो, टैबलेट वाले को दो, वो सारी जगह उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, देखो आप ना अपना पहले एक टेबल बनाना, टेबल के अंदर डेटा डालना, फिर एक एपीआई अलग से बना के देना। कॉपी करो डिलीवरी होम मार्क, टेबल को कॉपी करो, हाँ यहाँ से कॉपी करो, सेंड पे क्लिक करो, अभी यहाँ पे डिसेबल आ गया इंफॉर्मेशन। देखो ये आप एपीआई चाहे एंड्रॉइड में यूज करो, आईएस में करो, आसान है ना एपीआई। अब आप क्या करना, अब मैं तुम्हें ना ऐसे डिलीट की सिखाऊंगा, अपडेट की कराऊंगा, इंसर्ट की कराऊंगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है एपीआई, राइट। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए टास्क क्या है आज का, देखो एपीआई हमारी फैच हो रही है, तो एपीआई काम कर रही है, आपने इस एपीआई का बंद नहीं करना है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप अपने ग्लोबल वाली फाइल में जाएंगे, इसको ऊपर रखना है सबसे पहले, तो एपीआई काम करेगी। तो अगर इसको नीचे करेंगे काम नहीं करेगा, बट अगर आप इसको ऊपर रखोगे तो एपीआई भी साथ में काम करेगी और प्रोजेक्ट भी काम करेगा, ठीक है। तो जिस भी बंदे, देखो इसमें दो फाइलें बन जाती हैं, एक वेब एपीआई की बन जाती है, राउटिंग, ये तो था मिक्स मैच,
प्रोजेक्ट के साथ। अब सभी स्टूडेंट्स का टास्क क्या है कि सभी स्टूडेंट्स ने करना क्या है, अपना एक SQL सर्वर में टेबल बनाओ, क्रिएट टेबल करके, चाहे डिजाइन करके, उसके अंदर मैनुअल डेटा डालो इंसर्ट करके। फिर आप लोग क्या करो, आप लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट लो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वहां पे ASP.NET MVC फ्रेमवर्क लो, जहां पे हम चूज करते थे एम्पटी, वहां पे लिखा होगा वेब एपीआई, एम्पटी पे चेक करके नीचे वेब एपीआई होगा, वेब एपीआई को चेक करो, MVC के साथ क्लिक करो, तो आपके पास ये चीजें बनकर आ जाएंगी। यहाँ पे ऐसे ये आएगा, राउट नहीं आएगा, कंट्रोलर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, जब ये चीज बन के आ जाएगी, आपने ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल लेना है, उसके अंदर वो उस टेबल को गेट करना है, जैसे वही सेम प्रोसेस है जैसे हम इंसर्ट के लिए करते थे, डिस्प्ले के लिए करते थे, और फिर उसकी एक एपीआई मुझे जनरेट करके दिखानी है उसकी इंफॉर्मेशन को। बहुत इजीएस्ट काम है, हो जाएगा ना नताशा? तो अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि बहुत ये इजी है। जो प्रीना सरदारजीत जी हैं, वो आपसे इतना ही चाहती हैं कि आपको एटलीस्ट इतना पता हो, इंसर्ट डिलीट अपडेट, जिसको डॉटनेट आती है, इंसर्ट डिलीट अपडेट मैंने करा रखा है, ये वो बंदा एपीआई चुटकुलियों में बना सकता है। कुछ भी नहीं है, बल्कि इसमें तो काम घट गया है। काम क्या घटा है, इसमें हमें व्यू नहीं बनाने पड़ रहे, है ना, हमें HTML नहीं लिखना पड़ रहा, हमारा काम सिर्फ क्या है, एपीआई बनाना। अब कोई बंदा एंड्रॉइड का होगा, उसको बोल देंगे लो जी एंड्रॉइड की, ये लो एपीआई इंसर्ट की, इसको लगा दे, वो बोलेगा ये चीज ऐसे, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ एपीआई बनाकर देना है, बस, ठीक है। नहीं अभी नहीं, अभी हमने इसको मैं कल को डिटेल में कराऊंगा पोस्ट। उसमें ना अपने वेब फॉर्म, अच्छा वेब फॉर्म आ रहा है वहां पे, उसको अनचेक कर दो, या एक बार अनचेक करके देखो। इसमें 2022 में तो सीधा होता था वेब, सॉरी पहले वाले वर्जन में तो वेब एपीआई सेलेक्ट करते थे। वेब फॉर्म ऊपर एम्पटी आ रहा है, और एक मिनट रुको, आप क्या कह रही हैं? ये चेक आ रहा था पहले, ऐसी है ऑलरेडी चेक आ, ठीक है, तो बस ये रहने दो। फिर मुझे बनाना पड़ेगा, तो फॉर्म क्यों बनाएंगे हम फॉर्म नहीं बनाएंगे, बस सीधा सिर्फ वही करना है। आपने तो इंसर्ट, जैसे मैं करूंगा, मैं फॉर्म बनाऊंगा, मैं डेटा डालूंगा, वो डेटा तेरी एपीआई पे जाएगा, तेरी एपीआई स्टोर करेगी। हां, अब मैनुअली स्टोर करवा दूंगी। हां ठीक है, इसको करके देखो। और जो मैंने आज का लेक्चर था डियर, वो यहीं तक कराना था, रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर के अवेलेबल हो जाएगी। सो टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक हो चुका है हमारे पास, यहां तक। अभी डेटा ट्रांसफर मैंने करवाना है इंसर्ट के लिए, वो डेटा ट्रांसफर में आ जाएगा, ऑटोमेपल यूजिंग कैमन नोटेशन, ये सारा करा दूंगा, बहुत इजीएस्ट है। बस हम जल्दी ही 12 नंबर मॉड्यूल पे आने वाले हैं, 12 13 14 15 16, यानी कि परफेक्टली स्पीड के साथ चल रहा है, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं, तुम्हारे ऑनबोर्ड होने के महीना रह गया, तो सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा आराम से, है ना। तो कोई स्पीड ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा आगे कम सिलेबस कराएंगे वो लोग ये कहेंगे कि यार दिन तो थोड़े रह गए हैं यार, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस चीज का ध्यान रहे सभी को। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, और जितना मैंने अभी तक